जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देवीय शक्तियों की जागृति के लिए पूजन, मंदिर परिसर के शुद्धिकरण के साथ अधिवास का कार्य भी शुरू हो गया है। राम मंदिर की दिव्यता के लिए महापूजा शुरू की गई है। 81 कलशों के जल से मंत्रोच्चार के बाद शुद्धिकरण होगा और 5 दिनों से चल रहे प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अनुष्ठान भी होगा। बड़ोदरा गुजरात से आए माली संघ के सुजल व्यास ने बताया है कि उनकी पूरी टीम 25,000 किलो फूल लेकर आई है। इन फूलों से पूरे धाम की सज्जा की जाएगी और 3 दिनों तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया है कि पुष्प वर्षा का ट्रायल जो है वो कल किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सुरक्षा के सभी बंदोबस्त पूरे कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है और सरयू नदी से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और विद्वानों से कब रामायण का पाठ सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम के आराध्य रंगनाथ स्वामी से आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पारंपरिक परिधान धोती और अंगवस्त्रम शाल पहना था। इस दौरान रंगनाथ स्वामी के उन्होंने दर्शन भी किए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा के 5वें दिन कल रामलला के नए विग्रह और रजत विग्रह का 110 किलो फल और फूलों से अधिवास किया गया। गर्भगृह में भगवान के दोनों विग्रहों को फल और फूलों से ढक दिया गया। करीब 60 किलो फूलों से हुए इस पुष्प दिवास में कमल, गुलाब, जूही और सेवंती के फूल थे। कमल के फूल बिहार, सेवंती के तमिलनाडु और जूही के कोलकाता से मंगाए गए थे। 50 किलो फलाधिवास में संतरा, केला, सेब, अनार, अमरूद शामिल थे। मंदिर को 21 कलशों से के जल से शुद्ध किया गया। कलश में औषधियां और तीर्थों का जल, वृक्ष के पत्ते, पंचरत्न, नवरत्न थे। इस बीच पूरी रामनगरी अयोध्या में रोशनी से जगमगा रही है। हर तरफ अयोध्या में राम धुन इस समय बज रही है। प्राण प्रतिष्ठा में काशी के डोमराज समेत विभिन्न वर्गों के 15 यजमान सपत्नीक शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। ट्रस्ट के अनुसार उदयपुर से वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी और असम से रामकोई जेमी, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल और हरदोई से कृष्ण मोहन, मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से और मुंबई से भी लोग इसमें यजमान अनुष्ठान में शामिल होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शारदा पीठ कुंड का पवित्र जल भी लाया गया है। पवित्र जल पाकिस्तान से ब्रिटेन व अहमदाबाद होते हुए अयोध्या पहुंचा है। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान पूरा करने के बाद भव्य श्री राम मंदिर बनाने वाले शिल्पियों, कारीगरों, इंजीनियरों व श्रमिकों से भी मिल सकते हैं। नवनिर्मित मंदिर परिसर में ही विश्वकर्माओं को प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी शुरू की गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई विशिष्ट अतिथि शनिवार को ही रामनगरी पहुंच गए। कल यहां पहुंचने वाले अतिथियों में मुख्य रूप से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, योग गुरु बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और युग पुरुष परमानंद शामिल हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी आ चुकी हैं। विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी की सरकार की ओर से कल बजट सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूर किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराया है
कि वह अब किसी भी दल से चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा ने जितनी बार दूसरे दलों से गठबंधन किया उतनी बार ही उसने धोखा खाया है। सर्दी का सितम इस समय लोगों पर कहर ढा रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 4 दिन धूप नहीं निकलेगी और घने कोहरे से लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। कल कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रही और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान में भी शीतलहर रही और पारा गिर गया। कश्मीर घाटी में ठंड से थोड़ा राहत इस समय लोगों को मिली हुई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल अगले 4 दिन मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। इन 4 दिनों के दरमियान उत्तर प्रदेश में कहीं बहुत घना कोहरा और कहीं कोहरा छाया रहेगा। धूप नहीं निकलने की संभावना है और कोहरा बना रहने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में इस समय कानपुर सबसे ठंडा जिला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं के घरों में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में लगने वाले टेलीकॉम उपकरण, आईटीओ, गेटवे ट्रैकिंग डिवाइस, मॉडेम, राउटर, लाइन स्विच व फाइबर केबल की जांच के साथ ही प्रमाण पत्र लेने को अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य 1 अप्रैल से पूरा किया जाएगा। कल हरदोई के अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए तर्कों को निर्णय में शामिल करना चाहिए। कई बार न्यायिक अधिकारी एक तर्क तो शामिल कर लेते हैं लेकिन अन्य को शामिल नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं को सामंजस्य बनाकर कार्य करना चाहिए। कल बार एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव व नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णदत्त शुक्ल व महामंत्री महेंद्र सिंह को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। अध्यक्ष कृष्णदत्त शुक्ला ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार, उपाध्यक्ष योगेश सिंह, विनय शुक्ला, कनिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौर, संयुक्त मंत्री शशिकांत सिंह गौर, देवेंद्र सिंह, लक्ष्मीकांत पांडे, कोषाध्यक्ष नीतू चंद्रा, वरिष्ठ सदस्य के अवस्थी, ऋषि गुप्ता, कृष्णकांत मिश्रा, हिमांशु सिंह, मनोज श्रीवास्तव, सर्वेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सदस्य कमल किशोर श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, मदन पांडे, अनिल शर्मा, सुनील सिंह व राम निवास को शपथ दिलाई। बार काउंसिल के सदस्य प्रशांत सिंह अटल, अखिलेश अवस्थी, अजय कुमार शुक्ला ने इन अधिवक्ताओं के उन्नति इतिहास से उन्हें अवगत कराया। नवनिर्वाचित महामंत्री ने आगामी रूपरेखा व अध्यक्ष कृष्णदत्त शुक्ला ने अब कहा कि अधिवक्ताओं के तखत हटाने का जो कार्य शुरू किया गया है उस मामले में बात की जाएगी। बेसहारा जानवरों को लेकर किसान इस समय परेशान है और किसानों की परेशानी कहीं पे भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फसलों को ये बेसहारा जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसान भी परेशान हैं। कल पिहानी के तेरिया गांव के लोगों ने 2 सैकड़ा से अधिक जानवरों को गांव में बने सचिवालय में बंद कर दिया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाकर बेसहारा जानवरों को गौशाला भिजवाया। ग्रामीणों का कहना है कि जानवर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठंड में खेतों की रखवाली उनको करना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने कहा कि जो भी पशु आश्रय स्थल हैं वहां लोग रात में जानवरों को छोड़ देते हैं, जिससे जानवर फसलों को पुनः नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरदोई में 67 किलोमीटर लंबी और 15 गांव से गुजर रही नीलम नदी जो पिछले 30 वर्षों से सूखी पड़ी थी, उसके पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया है और हरपालपुर क्षेत्र से निकली नीलम नदी पुनः अपने मूल स्वरूप में वापस आए, इसी के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार कार्यक्रम कराया जा रहा है। कल संसद सदस्य जयप्रकाश, सवाईपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने फड़वा चलाकर पुनरुद्धार का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि नीलम नदी में अपशिष्ट आने से वह अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। पुनरुद्धार के बाद नदी में पुनः जल की अविरल धारा बहेगी। नीलम नदी के पुनरुद्धार को लेकर के रेडियो जागो 90.4 FM की मातृ संस्था SSDS
एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है तथा जन सहभागिता को इसमें जोड़ने का काम भी कर रही है। तो आइए हम सुनते हैं हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुनानी द्वारा इस बारे में रेडियो जागो 90.4 एफएम पर क्या बताया गया। लमकन ग्राम में नीलम नदी पुनरोद्धार का कार्य विधिवत तौर पे होंगे और इस कार्यक्रम को एक उत्साह और ऊर्जा के साथ, जन भागीदारी के साथ सफलतम गंतव्य तक इसको पहुंचाया जाएगा। उसके पूरे स्ट्रेच पे खुदाई का कार्य किया जाएगा और जो इसका वास्तविक स्वरूप था नदी का पूर्ववत, उस पे इसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नीलम नदी पुनरोद्धार कार्य में रेडियो जागो का जो योगदान रहा है, इसके प्रचार प्रसार और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो लगातार इनके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके लिए मैं रेडियो जागो का भी आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शाहाबाद में बस स्टैंड बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है और 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। शाहाबाद कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण कराने के लिए शासन ने 2 करोड़ 74 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके सापेक्ष 1 करोड़ रुपए अवमुक्त भी किए जा चुके हैं। बस अड्डा बन जाने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। शाहाबाद में तहसील मुख्यालय के साथ ही नगर पालिका ब्लॉक मुख्यालय भी हैं। कस्बा होने के कारण यहां से रोज बड़ी संख्या में लोग गैर जनपदों के लिए आवागमन भी करते हैं। हरदोई और शाहजहांपुर के साथ ही बरेली और फर्रुखाबाद का सफ़र भी लोग करते हैं। बस अड्डा हो जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी मिल सकती है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में कुछ हो सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती थी और फिर महंगाई भत्ते के साथ ही उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती थी। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए NPS प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित धनराशि NPS फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा हुआ है। मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन अभी तक दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अमान्य विवाह के बच्चे भी संपत्ति में वैध हिस्सेदारी के हकदार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के हिस्से की हकदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा है कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा बच्चे भी पूर्वज की संपत्ति में वैध हिस्सेदारी के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे बच्चों को वैध माना जाएगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।